जी आज जो आपने फिलहाल बातें पढ़ी हैं उसमें एक बात मैं अब आपको रिकग्निशन क्राइटेरिया से मुतल्लिक हल्की सी बता देता हूँ। रिकग्निशन क्राइटेरिया दो हैं आपने पढ़े हुए हैं। नंबर 1 प्रोबेबल inflow of economic benefits, मैं इशारे के तौर पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और नंबर 2 reliable measurement of cost, ठीक है बेटे जान। इशारे के तौर पे लिखने का मतलब क्या है? डिटेल्स आपने कहां से? इनिशियल मेजरमेंट एट एक्विजिशन में आपने जब वर्कआउट करना है तो आपकी एक्विजिशन जो है, एक्विजिशन जब परचेज के तरीके से भी एक्वायर कर रहे होते हैं एसेट, आप कंस्ट्रक्शन के जरिए से भी एसेट एक्वायर कर रहे होते हैं और एक्सचेंज के जरिए से भी एसेट एक्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने परचेज के ऊपर आपको प्राइस कैसे कॉस्ट तक पहुंची वो बताया, डेप्रिसिएशन मेथड की बात की, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड की बात की, चेंज इन यूजफुल लाइफ या रेट की मैंने बात की हल्की फुल्की। अभी डिटेल्स बड़ी इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस करवानी है आपको। फिक्स एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं जब क्या अकाउंटिंग होती है, रीवैल्यू जब करते हैं क्या अकाउंटिंग होती है, फिक्स एसेट का स्केड्यूल कैसे बनता है और डिस्क्लोजर नोट्स क्या होते हैं, इन पर भी अभी हमने बातचीत करनी है, ठीक है बेटे। ये आपका IAS 16। जी बेटी जी बिल्कुल सही। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ मशीन 5 मिलियन includes 1 million that will be incurred at the end of its useful life for removal of such machine and site restoration as required by the government. Useful life of the machine is estimated at 3 years and the appropriate discount rate is 10%. Assuming nil residual value pass accounting entry. मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ और आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट। मुझे बताइए आप रिकग्नाइज जो करेंगे अकाउंटिंग एंट्री की, ये मशीन डेबिट और मतलब मशीन को जो डेबिट करना है किस रकम से डेबिट करना है, बस इतना बताए। क्रेडिट को छोड़ दें, मशीन को किस अमाउंट से डेबिट करना है। गलत, तो उसमें से हम 1 मिलियन लेस करेंगे, उसकी वैल्यू का इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, उसको 4 मिलियन में ऐड करें, ठीक है। बात समझ आइए क्या बोली है आपको? समझ आइए क्या बोला है आपको? समझ आइए, आपको समझ आइए बेटे। बात ये है कि आपके इस 5 मिलियन के अंदर 1 मिलियन जो है वो साइट रेस्टोरेशन का है। तो जो साइट रेस्टोरेशन होती है फ्यूचर कैश फ्लो है। आपने साइट रेस्टोरेशन को 10% पे डिस्काउंट करना है, ठीक है। कितने साल के लिए? 3 सालों के लिए। 3 सालों के बाद होगी ना। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनता है? ये आपका 3 सालों का रेट बनता है। आपने 1 मिलियन को 3 सालों पे जब डिस्काउंट किया तो आपके पास 751 315 आ गया। आपने 4 मिलियन के अंदर उसको ऐड किया तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी मशीन डेबिट, गौर से देखना इसमें गलती कोई ना हो। ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा ही फेल होता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा कौन होगा? जो इसके ऊपर तवज्जो नहीं देगा, जो मैंने बिलीव किया। वो कहेगा बस ठीक है यार 4 मिलियन 751 आ गई, इसकी डेबिट कर लो। अब उसको क्रेडिट का नहीं पता कि क्या करना है, वहां पे बोंगियां मारेगा। ये है ओवर कॉन्फिडेंट की निशानी और फेल हो जाता है। आपने
जी बेटे जान, ये प्रेजेंट वैल्यू से आपने प्रोविजन फॉर रिमूवल क्रेडिट। ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा कहेगा जी पेएबल को क्रेडिट कर दो, या सिर्फ कहेगा लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो। नहीं, ये प्रोविजन है, अंदाजे के साथ रकम लिखी हुई है। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग या रिमूवल या साइट रेस्टोरेशन, जो कि उसने सवाल में कहा, उसको आप प्रोविजन के नाम से लिखेंगे। आज 37 इस पे अप्लाई होता है। यस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। आज 37 कहता है कि जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है उसकी आप डिस्काउंटिंग करें, जो कि यूज हो रहा है IAS 16 के अंदर। ये कोरिलेशन है आपस में स्टैंडर्ड्स की। बेटे ऊंची बोलो, मुझे आवाज नहीं सही आ रही। आरुष, ये जो हमने परसेंटेज निकाली है 7.5%, ये हमने फ्यूचर निकाली है कि प्रेजेंट वैल्यू? बेटे जान, प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। आपकी फ्यूचर में ये कैश फ्लो होना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने वर्कआउट किया 0.7513। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आई है ना बेटे जान। ओके सर, समझ आ गई। ठीक है, यस सर। तो अब आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है? 4.75 मिलियन से मशीन एसेट डेबिट, कैश 4 मिलियन से, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। अब जो बच्चा यहाँ पे गलती करेगा अपने मार्क्स लूज कर रहा होगा। आपको समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये वो गलती है जो स्टूडेंट कहता है कि जी पता नहीं मैं क्यों फेल हुआ। ये वो गलती है। फ्यूचर में जब हमारा 10,000 लगेगा तो 1 लाख लगेगा, सॉरी, तो हम अभी क्यों कम लिख रहे हैं? जी बेटे जान, इसलिए कि अभी उसकी फेयर वैल्यू जो है प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है। अब फ्यूचर में क्या करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस आप मुझे सुने। आप सिर्फ ये ब्लू इंक से मैंने जो काम किया हुआ है वो उस फ्यूचर के लिए किया है। अब मैं हर साल उसको अनवाइंड करूंगा। ये मैंने अनवाइंड किया उसको, किस रेट पर, जिस रेट पर डिस्काउंट किया उसी रेट पर इन्फ्लेट करूंगा। फिर अगले साल फिर उसको इन्फ्लेट करूंगा। और एंट्री क्या है इन्फ्लेशन की? एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। आप हर साल उतने से एक्सपेंस को डेबिट करते चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्री है बेटे जान। हर साल एक्सपेंस उस साल का चार्ज होगा। बोलो, देखो बेटे, आपने प्रोविजन फॉर रिमूवल बनाई 7,51,000, जबकि आपने पे कितना करना है? 1 मिलियन, 10 लाख रुपए पे करना है। यस सर। आप बुक्स में तो प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, लायबिलिटी क्रिएट है 751 के। ये अरूष का सवाल था कि जिसको 751 कर रहे हैं, पेमेंट तो हमने ज्यादा करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम 751 से अभी ले लेते हैं क्योंकि ये उसकी फेयर वैल्यू है। स्टैंडर्ड कहता है कि उसकी फेयर, और स्टैंडर्ड एक और बात कहता है अगर फ्यूचर लंबा है, देर बाद कैश फ्लो होना है, तो उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू लो। IAS 37 ऐसा करने को कहता है। आपने इसलिए तो डिस्काउंटिंग पढ़ी थी QM के अंदर कि अगर फ्यूचर कैश फ्लोज हैं तो आप फ्यूचर कैश फ्लो को ना आज अपनी लायबिलिटी फौरन बनाओ। आज आपकी लायबिलिटी जो है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, और उसको ओवर द ईयर इन्फ्लेट के लफ्जी मानी क्या है? बढ़ाओ या अनवाइंड करना। और अनवाइंड जब करना है तो प्रॉफिट लॉस में, ये कहां पर डेबिट हो रहा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, और तीसरे साल फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में आपने किया। तो ऐसा करने से अब आप ये प्रोविजन का अकाउंट देखें, ये इतने से आपने मशीन को डेबिट किया था, प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन के घर में क्रेडिट नजर आ रहा है। साल गुजरने के बाद आपने उसको इन्फ्लेट किया, वो इस बैलेंस पे पहुंच गया। अगले साल ओपनिंग बैलेंस ये आया, अगले साल के एंड पे फिर उसको इन्फ्लेट किया, वो इस बैलेंस पे पहुंच गया। ये ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ तीसरे साल की शुरू में, तीसरे साल फिर उसको इन्फ्लेट किया तो वो 1 मिलियन पे पहुंच गया बेटे के नहीं? तो वो जो 1 मिलियन पे पहुंचा, अब आप उसका कैश पे कर दो। अब आप उसका कैश पे कर दो, ठीक है? क्योंकि आपने कब पे करना था उसका कैश?
31 दिसंबर X3 को करना था ना, तो करता हूं। ठीक है, तो आपका जस्टिफाइड है सब कुछ, समझ में आती है बेटे बात। तो आपने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की भी अकाउंटिंग एंट्री सीख ली और अच्छे से सीख ली ना, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ पूछना है तो दोबारा पूछना। 5 मिलियन की कॉस्ट नहीं, कॉस्ट सुनो सुनो सुनो, कॉस्ट 5 मिलियन की नहीं थी, कॉस्ट थी 4 मिलियन की। हमने 1 मिलियन उसमें ऐड कर दिया था, तो हमने क्या किया, कॉस्ट को 4 मिलियन पे पहले सेग्रीगेट किया और उसमें 1 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू को ऐड किया। जब ऐड किया तो अब जो अमाउंट आई जो कि इनिशियल मेजरमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। एट रिकॉग्निशन अब जो होगी, जो उसकी कॉस्ट कहलाएगी, इसको हम कहेंगे एट कॉस्ट। अब एट कॉस्ट क्या है, 4,751,315, ये कॉस्ट कहलाएगी IAS 16 के मुताबिक। तो IAS 16 के मुताबिक 5 मिलियन कॉस्ट नहीं है, 4 मिलियन कॉस्ट नहीं है, बल्कि उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो जो डिसमेंटलिंग की है वो शामिल करेंगे, तो IAS 16 की कॉस्ट की डेफिनेशन पूरी होगी। बेटे इसलिए कि वो अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट था, उसने उसके अंदर ही शामिल किया हुआ था, इंक्लूड है ना, इंक्लूड्स 1 मिलियन। उस जूनियर अकाउंटेंट को पता नहीं था, उसने समझा कि जी 4 मिलियन की ये मशीन है और 1 मिलियन मैंने 3 साल के बाद खर्च करना है, तो 5 मिलियन से डेबिट कर दो। देखो ना, सवाल बनाते वक्त एग्जामिनर ने कहीं तो आपको कंफ्यूज करना है ना, तो यहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है। उसको आप 4 मिलियन में ऐड करेंगे तो कॉस्ट बनेगी। ठीक है बेटे, कॉन्सेप्ट क्लियर। अनवाइंडिंग बेटे जान ये है कि देखो, वाइंडिंग और अनवाइंडिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। चाबी वाला खिलौने से आपने खेला होगा बचपन में। हमारे बचपन में चाबी वाला स्कूटर होता था, चाबी वाला एक ड्रम बीटर भी होता था, ठीक है, एक स्कूटर होता था और इस तरह की और एक जहाज होता था, ठीक है, कार होती थी चाबी से। अब चाबी से, अच्छा मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूँ, ये कहानी भले है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। अब चाबी से हम उसको जब घुमाते थे तो छोड़ते थे तो स्कूटर एकदम से आगे भागता था। अब ये ज़हन में आया कि ऐसे कैसे हो रहा है, दिमागी तौर पे इंजीनियर था उस वक्त। मैंने उसको खोला, उसकी पिंस खोली, उसकी पिंस जब खोली तो उसके अंदर एक बड़ी बारीक सी पतरी थी। यस सर। जो उसने अच्छी तरह टाइट करते थे, तो जब वो छोड़ते थे तो करके ऐसे करके वो खुल जाती थी। ये बात जहन में आई। उसके बाद जब ये उस वक्त की बात करूं जब मुझे अनवाइंडिंग पढ़ना था IAS 16 में, एक तो इस बात का मैंने रिलेट किया। उसके बाद मुझे फिर अपने बचपन में एक और बात याद आई कि बचपन में हमारे जो घड़ी होती थी उसको चाबी दी जाती थी ऐसे करके, उसको कहते थे वाइंड योर रिस्ट वॉच। ठीक है, आपने अपनी रिस्ट वॉच वाइंड की है, डेली उसको वाइंड करते थे। ठीक है, अब यहां से वो वाली चाबी स्कूटर वाली डिजाइन में है, ये वाली चाबी डिजाइन में है। इसका स्कूटर को भी वाइंड करते थे पहले। वाइंडिंग का मतलब क्या है, किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना, वाइंड करना, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अनवाइंड हो रही है। जब अनवाइंड हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, स्कूटर चल रहा है। अनवाइंड होने से स्कूटर चल रहा है। चाबी अनवाइंड हो रही, वाइंड अनवाइंड। ओके, तो ये फिर जब
एनोलॉजी क्लियर हुई तो यहाँ पर मैंने कहा अनवाइंडिंग का मतलब क्या है, जो मैंने कम किया था उसको बढ़ा रहा हूं, ये है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेट का मतलब क्या है, बढ़ाना, फूलना, सूझना, ठीक है, बढ़ना। अनवाइंड का मतलब क्या है, उसका फैलना। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटे? तो आपने क्या किया, उर्दू में सुकड़ना, यहां पर आपका श्रिंक हुआ, 1 मिलियन सुकड़ कर 7,51,000 हुआ, और फिर हर साल वो लायबिलिटी बढ़ रही है, प्रोविजन लायबिलिटी है ना, तो जब बढ़ती है क्रेडिट करते हैं ना, हर साल प्रोविजन लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट हो रही है, हर साल प्रोविजन लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट हो रही है, ठीक है बेटे? इसलिए कि अल्टीमेटली हमें उस लायबिलिटी को 1 मिलियन तक पहुंचाना है, क्योंकि असल में तो उसको हमने 1 मिलियन पे करना है ना 3 साल के बाद। तो अब जितना मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उतना उसको एक्सपैंड कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट किया था कितने पर, 10% पे, एक्सपैंड भी 10% पे करता चला जाऊंगा, तो एग्जैक्टली मैं 1 मिलियन पे पहुंचा। ये मैथमेटिक्स हमने पढ़ा था, क्यूएम में पढ़ा था, जिसको हमने कंपाउंडिंग पढ़ा था। कंपाउंडिंग क्या है, बढ़ना। डिस्काउंटिंग, तो पहले आपने डिस्काउंटिंग की 1 जनवरी X1 को, फिर हर साल आपने उसकी कंपाउंडिंग की, वो कंपाउंड होते होते दोबारा 1 मिलियन पहुंच गए। तो डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग आपने किया में पढ़ा था, फॉलो? समझ आ रही बेटा? सही वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इसमें कोई रट्टा नहीं है, बिल्कुल आपके बचपन का खिलौने की नॉलेज है इसके अंदर, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, दिमाग को हाजिर रख के। ठीक है बेटे जान, आज का लेक्चर खत्म। ये 2 शीट्स आपको इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर कर दूं। थैंक यू। एक ही शीट, बल्कि दूसरी शीट तो मैंने आपके साथ डिस्कस ही नहीं की, वो मैं आपको भेजूंगा। इसमें डेप्रिसिएशन मेथड्स मैंने थोड़ा सा आज आपके लिए तैयार किए थे, ये आपने खुद से इसको जो है वो वर्कआउट करना है। इसमें स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस के लॉजिक्स भी मैंने लिख दिए हुए हैं, और छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस हैं। ये दोनों शीट्स आपके लिए इंशाल्लाह पेशे खिदमत होंगी। ये आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज।